हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी उम्मीद को लगातार ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं, संदीप शर्मा। एक इम्पोर्टेंट सेशन में आज के इस सेशन में बात करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि कॉमर्स के जो 27,000 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब को आज के इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है साथियों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे विद सॉल्यूशन उस पर आज के इस सेशन में बात करेंगे कि भाई कहाँ कैसे क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करूं मैं आज का सेशन फटाफट। देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही खास और उपयोगी होंगे, उस पर अपन बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से संबंधित लेखा मानक है कौन सा। लेखा मानक 2 है ना, लेखा मानक 2 है या लेखा मानक 4 है या लेखा मानक 5 है या लेखा मानक 1 है। अब ये आपको बताना है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि लेखांकन नीतियों का जो प्रकटीकरण होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग है, उसके लिए कौन सा लेखा मानक आता है। लेखा मानक 2 है, लेखा मानक 4 है, लेखा मानक 5 है या लेखा मानक 1 है। देखो यहां पर जो आपका एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो सबसे पहले अपन बात करें 2 नंबर की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नंबर किससे है, वो है आपका स्टॉक का मूल्यांकन। किससे है, स्टॉक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। 2 नंबर है ना, 2 नंबर किससे है, स्टॉक के मूल्यांकन। फिर है आपके पास AS4 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो किससे है, वो है आपके चिट्ठे की तिथि के पश्चात चिट्ठे की तिथि के पश्चात घटित होने वाली कोई भी जो आपकी घटना है या एवं संदिग्धता है, उसके लिए आपका कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो काम में आता है। तो AS5 ये किसके लिए आएगा, तो AS है 5, वो है आपका लेखांकन नीतियों। किसके लिए है, लेखांकन की जो पॉलिसीज होती है ना, लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों एवं अनुमानों में परिवर्तन। ठीक है, ये आता है आपका इसमें। अब इसमें क्या पूछा, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका लेखा मानक 1। तो लेखा मानक 1 है वो किससे रिलेटेड है, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपका लेखा मानक 2 किससे है, स्टॉक के मूल्यांकन से। लेखा मानक जो 4 है वो किससे, चिट्ठे की तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटना और संदिग्धताओं के लिए। लेखा मानक 5 है वो किससे है, लेखांकन नीतियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड आपका लेखा मानक 5 है वो काम में लिया जाता है। तो ठीक है, सबके बारे में समझ गए। ये जो लेखा मानक है वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये आपके एक तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके ये पाठ्यक्रम में सारी की सारी चीज है वो आपके इंक्लूड है। ठीक है, बढ़े आगे।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब इसका जवाब आपको देना है। क्या है कि कर्मचारी लागत, इंप्लॉय कॉस्ट से संबंधित लागत लेखांकन मानक है। यह आपका क्या होगा, लागत लेखांकन मानक, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, CAS, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये लागत से संबंधित मानक है। तो आपके जो कर्मचारी है, इंप्लॉय कॉस्ट है, उससे रिलेटेड कौन सा आपका लेखा मानक है वो काम में लिया जाता है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले है आपका CAS 5 नंबर। क्या है, CAS 5 नंबर। तो ये किससे रिलेटेड है, CA है वो आपका परिवहन की लागत। किससे है, परिवहन की लागत से रिलेटेड आपका CAS 5 नंबर। फिर आपका है CAS 6 नंबर। CAS है 6 नंबर है, वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका सामग्री की लागत। किससे है, सामग्री की लागत। ये आपका CAS 6 है। फिर ये आपका दे रखा CAS 8, CAS है 8। ये आपके क्या है, जो उपयोगिताएं होती है ना, उपयोगिताओं की लागत, उपयोगिता वो की लागत। ठीक है। आपका CAS 7 है, वो किससे है, आपका कर्मचारी की लागत। किसकी है, कर्मचारी की लागत। तो देखो ये 5 कुछ है। तो आपका CAS 05 है वो परिवहन की लागत से रिलेटेड है। जो 6 नंबर है वो सामग्री की लागत से रिलेटेड है। जो 8 नंबर है वो आपको उपयोगिता की लागत से रिलेटेड है। और जो 7 नंबर है वो कर्मचारी की लागत से रिलेटेड है। तो ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको लागत लेखांकन मानक कहा जाता है, जिसमें आपको एम्प्लॉय लागत पूछा है। तो इसमें 7 नंबर है वो आपका सही है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी या 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। लागत लेखांकन मानक 7 है, वो आपकी कर्मचारी की लागत से संबंधित है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने ऑडिटिंग है वो पढ़ रखी होगी अच्छे तरीके से। क्या है, ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंकेक्षण, जो भी अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है या अंकेक्षक, ऑडिटिंग लेखाक्रम यानी अकाउंटिंग का कौन सा भाग माना जाता है। जो आपका ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग का कौन सा भाग माना जाता है, व्यवहारिक भाग है, सैद्धांतिक भाग है, या आलोचनात्मक भाग है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए कौन सा भाग माना जाता है। ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग का कौन सा भाग है, बताओ। तो भाई ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के माध्यम से क्या की जाती है, उन जो भी खाते हुए ना तैयार किए गए उन सब की क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। चाहे वो आंतरिक ऑडिटिंग हो और चाहे बाह्य हो, है ना। चाहे वो आपका इफिशिएंसी वाला औचित्यपूर्ण, चाहे वो आपका निपुण वाला हो, यानी किसी भी तरीके का अंकेक्षण हो, वो सिर्फ और सिर्फ जो काम किया गया है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो लेखाक्रम का जो व्यवहारिक है ना, व्यवहारिक भाग है वो पुष्पालन है। लेखाक्रम का जो व्यवहारिक भाग है वो क्या है, आपका बुक कीपिंग, है ना। व्यवहारिक भाग की बात आती है तो वो आपका है बुक कीपिंग। और जो अगर सैद्धांतिक की बात आती है, ये 2 नंबर सैद्धांतिक की बात आती है, तो वो आपका सैद्धांतिक कौन सा होगा, वो होगा आपका अकाउंटिंग, है ना। लेकिन अंकेक्षण की बात आती है तो वो होगा आपका क्या होगा, ऑडिटिंग, जो क्या होगा, आलोचनात्मक, वो होगा आपका आलोचनात्मक। तो अंकेक्षण कौन सा भाग हो गया, आलोचनात्मक। तो 3 नंबर यानी सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑडिटिंग है
वो लेखाक्रम का क्या है, आलोचनात्मक भाग है। अगर लेखाक्रम के व्यवहारिक भाग की बात करें तो वो आपका बुक कीपिंग, अगर लेखाक्रम के सैद्धांतिक की बात करें तो वो आपका अकाउंटिंग, और अगर आलोचनात्मक की बात करें तो वो आपका ऑडिटिंग। ठीक है, समझ गए? इस क्वेश्चन में तीनों चीज आ गई। अगर व्यवहारिक है तो बुक कीपिंग, अगर सैद्धांतिक है तो अकाउंटिंग, और अगर आलोचनात्मक है तो ऑडिटिंग। ये इसके पार्ट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये अंकेक्षण लेखाक्रम का आलोचनात्मक भाग होगा, सैद्धांतिक है तो अकाउंटिंग होगा, व्यवहारिक है तो बुक कीपिंग होगा, पुस्तपालन। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखते हैं। देखो ऑडिटिंग का ये क्वेश्चन है, फटाफट आपको इसका रिप्लाई करना है। क्या है, अंकेक्षक को राय देनी होती है कि क्या वित्तीय विवरण चित्रित करते हैं। अंकेक्षक है वो किस तरीके की राय दे सकता है, सत्य और सही चित्रण, उचित और सही चित्रण, सत्य और उचित चित्रण, सत्य एवं सटीक चित्रण। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा, है ना? इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ बताओ देखिए इसका आंसर। तो देखो ये, अब ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है ना? ऐसा क्वेश्चन, अब इसमें आपको ये लगता है एक भी सही है, दो भी सही है, तीन चार है, कौन सा करें, है ना? अपन ने तो पढ़ कुछ और रखा, ये आ गया और कुछ ही, है ना? ये सारे शब्द है वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा इसको मैं सही मानूं और कौन से को गलत मानूं। ये स्थिति आपके सामने आ गई, है ना? तो देखो अंकेक्षण की राय देना है, वो हर शब्द में कहीं ना कहीं मैच हो रहा, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है आपका, क्या होता है, सबसे बेस्ट है आपका सी नंबर। क्या है, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर है वो आपका होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर क्या होगा कि वित्तीय विवरणों का जो चित्रण होता है वो उसकी जांच के पश्चात ही प्रकट होता है, और प्राथमिक जांच क्या है, प्राथमिक जांच में ही वो सारी चीज अपने सामने आ जानी चाहिए। यानी अपने पास जो भी आंकड़े होंगे, जो भी खाते होंगे, उनका चित्रण है ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आपका कंपनी अधिनियम से। ठीक है, क्या कह रहा है कि वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 राष्ट्रपति ने कब अपनी सहमति प्रदान की थी? राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब प्रदान की थी? तो देखो कंपनी अधिनियम 2013 है ना, कंपनी अधिनियम 2013, इसके 3 स्टेप हुए। पहले ये लोकसभा में गया, है ना, लोकसभा में पारित। उसके बाद ये राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में पारित। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति से पारित, है ना? तो अब देखो सबसे पहले 18 दिसंबर, कब 18 लोकसभा में कब गया, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 2012 को तो ये लोकसभा में गया, और उसके बाद 8 अगस्त 2013 को ये राज्यसभा में गया, और उसके बाद 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की मोहर लगी, है ना? और राष्ट्रपति की मोहर के साथ ही ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया, कानून बन गया। इसलिए 1 अप्रैल 2014 से इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2014 से इसे लागू कर दिया गया। तो अब अपने को इसमें क्या बताना है
कि क्या पूछा, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, 29 अगस्त 2013 को। तो इसका आंसर है वो बी है, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। बताओ देखिए कितनों का सही आंसर आ रहा है ना। ये कंपनी अधिनियम लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति द्वारा कब कब ये पारित किया गया, उसके सारी डिटेल है वो मैंने पहले बता दी है। जो सेशन मैंने लिए हैं उनमें सारी चर्चाएं हो चुकी है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्या है, कंपनी का क्वेश्चन है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है ना, लिमिटेड बाई गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं है, निम्न में से कौन सा पार्षद सीमा नियम का प्रारूप निर्धारित है। तालिका ए है, तालिका बी है, तालिका सी है, तालिका डी है, ये अपने को बताना है। तो टेबल ए किससे रिलेटेड है, टेबल है अंशों द्वारा सीमित कंपनी है ना। टेबल ए में क्या आएगा, आपकी कौन सी कंपनी आएगी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है वो आपकी टेबल ए में आएगी। टेबल बी में कौन सी आएगी, टेबल बी में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी न हो, जिसमें अंश पूंजी न हो, यह आपकी टेबल बी में आएगी। फिर आपका टेबल सी, टेबल सी में कौन सी आएगी, टेबल सी में आएगी आपकी कौन कौन सी, टेबल सी में आपके गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, क्या आएगी, गारंटी द्वारा सीमित पूंजी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, यानी अंश पूंजी हो। ठीक है, टेबल सी हो गई। टेबल डी, टेबल डी में क्या आएगी, टेबल डी में आएगी आपकी असीमित दायित्व वाली कंपनी, कौन सी आएगी, असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, और एक बनती है आपकी टेबल ई, है ना। तो असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें क्या हो, अंश पूंजी हो, है ना, इसमें अंश पूंजी हो। और टेबल आपकी डी आती है, सॉरी ई, टेबल ई है वो भी आपकी असीमित दायित्व वाली होगी लेकिन अंश पूंजी नहीं हो, असीमित दायित्व पर अंश पूंजी नहीं हो, अंश पूंजी इसमें नहीं हो और इसमें हो, अंश पूंजी हो। तो अपने को पूछा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, है ना, जिसमें अंश पूंजी नहीं हो। तो गारंटी द्वारा अंश पूंजी जिसमें आपकी क्या नहीं हो, अंश पूंजी नहीं हो। तो देखो ये गारंटी द्वारा सीमित है, ये भी ये अंशों द्वारा सीमित है, तो ये तो नहीं होगा। ये आपका बी, गारंटी द्वारा सीमित की कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, है ना। ये गारंटी द्वारा सीमित जिसमें अंश पूंजी होती है सी में। डी में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, और टेबल ई में असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो। तो अपने से पूछा है अंश पूंजी नहीं हो और कंपनी होनी चाहिए गारंटी, तो आपका बी यानी प्रारूप बी है वो आपका एकदम सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है,
इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो ताकि पता चले कि भाई कितने साथी हैं वो कंपनी से रिलेटेड सारी तैयारी कर चुके हैं। बताओ देखिए, तो तालिका समझ गए, ई तक हो गया। फिर ऐप में आपको पता ही है, ऐप में सारणी ऐप के अनुसार अग्रिम और जो बकाया उस पर ब्याज चार्ज किया जाता है। अग्रिम मांग होती है उस पर कंपनी है वो 12% देती है और बकाया है उस पर 10% ब्याज लेती है, जो टेबल ऐप है। ठीक है, तो ये तालिका बी होगी जिसमें अंश पूंजी न। ठीक है, बढ़े आगे। अगला आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। सबसे पहले इसका आंसर किसके तरफ से आ रहा है ये आपको बताना है। क्या बता रहा है कि भाई वित्तीय विवरणों है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है ना। निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। आपको पता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 में क्या है, वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया। अब उसमें कौन कौन से होते हैं, धारा 240 में होंगे और कौन कौन से होंगे। नंबर 1 है ना, नंबर आपका होगा 1 स्थिति विवरण, जिसे क्या कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा होगा आपका लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS 03 के तहत तैयार किया जाता है। तो इसमें शामिल पूछा है नहीं पूछा है तो ये भी शामिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन आपका रेशियो है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कि आपके वित्तीय विवरणों में क्या शामिल नहीं है, तो अनुपात विश्लेषण शामिल नहीं है, स्थिति विवरण शामिल है, नगद प्रवाह विवरण शामिल है, लाभ हानि खाता शामिल है। इसके अलावा कोई इक्विटीज की जो क्षमताएं कुछ ऐसी है जिनको शामिल किया गया है, वो बहुत ही रेयर केस में होती है। बाकी ये 3 ही इसके मेन है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो लेखा मानक 3 के तहत तैयार किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका जवाब है वो दे सकते हो। क्या है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा है ना, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से जो आपके हैं वो केंद्रीय बैंक की स्थापना के उद्देश्य है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो केंद्रीय बैंक है वो अपना होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना केंद्रीय बैंक है वो माना जाता है। और इसका मुख्य कार्य है कि भाई मुद्रा का निर्गमन है वो इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुद्रा का निर्गमन। अब मुद्रा पे आपको पता है कि 1 रुपए को छोड़कर यानी 1 रुपए पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए पर हस्ताक्षर ये तो वित्त सचिव के होते हैं। इसके बाद जितनी भी जो मुद्रा है, आगे की जितनी भी मुद्रा है ना, 2 से लेकर उस पे आपके RBI का जो गवर्नर जनरल है उसके हस्ताक्षर होते हैं। अब जो केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई सुस्थिर आर्थिक विकास, एकदम जो कहते हैं ना स्थिर
है ना, सुस्थिर आर्थिक विकास हो, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, लोगों के लिए कंप्लीटली रोजगार है वो डेवलप हो, सुदृढ़ संतुलन की स्थिति हो, है ना, और उपयुक्त सभी। बताओ देखिए इसका क्या आंसर हो रहा है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। तो अगर केंद्रीय बैंक की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो ये तीनों ही सही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है कि भाई विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया था, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू किया। किस देश ने लागू किया था, फ्रांस ने, कनाडा ने, ब्रिटेन ने या स्वीडन ने। देखो भारत ने तो सीधी सी बात है कि भारत ने तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। एक जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, है ना। लेकिन सबसे पहले, भारत से पहले किस देश ने इसे लागू किया था, तो भारत से पहले यानी विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था 1954 में। कब लागू किया था, 1954 में फ्रांस ने लगाया था। और ये जीएसटी है वो आपका कौन सा कर है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्टली कर है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप अर्थ समझते हो कि डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसपे कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे होता है, यानी जिसपे कर लगाया जाता है वो कर उसी को चुकाना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे मेरे सैलरी पे टैक्स लगता है तो वो टैक्स मैं ही चुकाता हूं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कराघात और करापात दोनों एक ही जगह में। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पे होते हैं, यानी जिस पे टैक्स लगता है वो ना चुका के कोई दूसरा व्यक्ति इसको टैक्स चुकाता है। जैसे कंपनी, आपने कंपनियों में देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर एमआरपी आती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, ये एमआरपी होती है। इसमें लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्स, इंक्लूडेड ऑल टैक्स यानी सभी कर इसमें ऐड किए गए हैं, है ना। अब ये कर है एमआरपी सहित किसने चुकाया है, उस प्रोडक्शन करने वाली कंपनी ने चुकाया। लेकिन वसूल किससे करेगा, वो ग्राहक से वसूल करेगा। किससे वसूल करेगा, ग्राहक। क्योंकि जैसे मान लो एमआरपी किसी वस्तु की 5 रुपए है पार्ले जी की, तो अपन 5 रुपए चुकाते हैं तो ये टैक्स है, टैक्स सहित है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। अब वो टैक्स चुका कौन ने है, इनडायरेक्टली कस्टमर, जबकि चुकाया किसने है, कंपनी ने। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर्वप्रथम जीएसटी है वो फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कि निम्न में से वस्तु और सेवा कर परिषद का कार्य है, जो आपकी जीएसटी है, जीएसटी सेल है, उसका क्या कार्य है, जीएसटी हेतु दरों का निर्धारण करना, जीएसटी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम सीमा का निर्धारण करना, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष दरों का निर्धारण करना या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट देखो इसका रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो, देखिए इसका सही आंसर क्या हो रहा है, क्या होगा सही आंसर कि जीएसटी परिषद का कार्य है। तो भाई जीएसटी परिषद है वो जीएसटी दरों का निर्धारण भी करेगी, तो ये भी इसका काम है ना। जीएसटी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम सीमा का निर्धारण है वो भी इनके द्वारा किया जाएगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष
दरों का निर्धारण भी इनके द्वारा किया जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बताओ आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव सेशन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, उस पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को देखकर आप अनुमान भी लगा सकते हो कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ तक आपने तैयारी कर ली, कौन से टॉपिक है जो आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए, वो इन MCQs के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जो भी साथी एक बार जुड़ गए हैं वो चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये काम आपका है और पढ़ाना काम हमारा है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।